नमस्कार। आज हम लोग सिगमंड फ्रायड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत साइको एनालिटिकल थियरी ऑफ सिगमंड फ्रायड पर्सनालिटी व्यक्तित्व की ये सिद्धांत है। तो आप देखें कि व्यक्तित्व क्या होता है। भाई व्यक्तित्व, पहले तो लोग व्यक्तित्व को बाह्य रूप से ही आंकते थे कि भाई बहुत अच्छा है, देखने में स्मार्ट है तो वही उसका व्यक्तित्व होगा। लेकिन बाद में ये मान्यताएं अस्वीकार कर दी गई। व्यक्तित्व का मतलब होता है कि गुणों का समन्वित रूप। गिलफोर्ड ने कहा कि व्यक्ति के गुणों का समन्वित रूप को ही व्यक्तित्व कहते हैं। और वुडवर्थ ने कहा कि उसकी समग्र विशेषताएं की समन्वित रूप को ही व्यक्तित्व कहते हैं। लेकिन मार्टिन जी कहते हैं कि व्यक्तित्व अर्जित भी होता है, जन्मजात भी होता है। उसके संस्कार, उसकी योग्यता, क्षमता, विशेषता, गुण के समुदाय को व्यक्तित्व कहते हैं। तो यहाँ व्यक्तित्व के बारे में हम लोग थोड़ा जान जाएंगे। व्यक्तित्व पर्सनालिटी शब्द से बना है, अंग्रेजी भाषा के पर्सनालिटी शब्द से बना है। पर्सनालिटी शब्द परसोना शब्द से बना है जो यूनानी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है मुखौटा। तो यह भी थोड़ा सा जान जाएंगे कि किस शब्द से बना है, यूनानी भाषा का शब्द है। और यहाँ पे देखेंगे सिगमंड फ्रायड जो थे ये व्यक्तित्व के बारे में अध्ययन किए तो मन को 3 प्रकार से इन्होंने बताया। जो मन होता है, मन बड़ा चंचल होता है, आप समझ लें थोड़ा सा। मन और बुद्धि, जो मन होता है, मन पे कंट्रोल करना ही कहते हैं कि सभी जो इच्छाओं पे कंट्रोल हो गया, वहीं आदमी जो है अपने आप को बहुत ही सुख शांति अच्छी नहीं, अपने पूरी इंद्रियों पे बस करना, मन में को बस में करना। मन बड़ा चंचल होता है, इसलिए आप कोई भी कार्य करेंगे अगर अपनी बुद्धि से करेंगे तो उसमें आप सफल होंगे, अगर उसको मन से करेंगे तो उसमें आप सफल नहीं होंगे। इसीलिए लोग कहते हैं कि भाई मन का बड़ा ठीक नहीं होता है, धन का बड़ा ठीक होता है। तो मन और बुद्धि दोनों साथ साथ चलते हैं। तो मन तो कुछ भी करने के लिए कहेगा, तुरंत सुख शांति चाहेगा, तुरंत तत्काल जो है कार्य करने के लिए चाहेगा, तत्काल सोचेगा बंगला हो जाए, गाड़ी हो जाए, नौकरी हो जाएगी, नहीं मेहनत नहीं करना चाहेगा। लेकिन बुद्धि से काम करेंगे, नहीं इस रास्ते पे चल करके मेहनत कर करके, एग्ज़ाम दे करके, इंटरव्यू दे करके, लगन संघर्ष परिणाम के बाद ही सफलता मिलेगी। तो बुद्धि उस चीज़ को पूरा डिटेल में बताता है, मन तो तुरंत वास्तविकता का प्रतीक होता है। तो मन भी 3 प्रकार का उन्होंने बताया कि मन जो होता है, एक चेतन मन होता है, एक अचेतन मन होता है, एक अर्धचेतन मन होता है। चेतन मन जो होता है वह किसी चीज़ को समझता है, सोचता है, करता है, जानता है। चेतन मन या आपका जो चेतन मन होता है वो मस्तिष्क को जागृत करता है, आपके माइंड को जागृत करता है। बच्चा शुरू में पढ़ने गया तो वहाँ आपका चेतन मन अभी काम कर रहा है। चेतन मन जो उसको पढ़ाया जाएगा शुरू में, तो चेतन मन से उसको याद करेगा। दूसरा है अचेतन मन। अचेतन मन का अर्थ होता है कि जो दमित इच्छाएं का भंडार होता है, जो स्वप्न अपनाते हैं, अचेतन मन से ही आते हैं। जैसे कोई आदमी किसी चीज़ को पढ़ लिया, फिर उसका अगले दिन जो है उसका उपयोग कर रहा है, तो वो जो याद हो गया, वो व्यक्ति को जो याद हो गया अगले दिन जब उसका प्रयोग करा, तो अचेतन मन से तुरंत उसको एग्जाम्पल के रूप में आप समझ लें कि जैसे मान लीजिए बच्चे को घर से स्कूल एक दिन पहुंचा दिया जाता है, गार्जियन पहुंचा देता है कि यहाँ ऐसे ऐसे जाना, ये रास्ते ऐसे ऐसे, यहाँ मुड़ना, यहाँ ये रास्ते आएंगे, यहाँ ये मोड़ आएगा, यहाँ ये मकान पड़ेगा, फिर तुम्हारा स्कूल पड़ जाएगा। तो वो एक दिन तो उसको चेतन मन से बता दिया जाता है। दूसरे दिन फिर बच्चा कहता है पापा मैं जान गया हूँ, अब मैं चला जाऊँगा। तो उसको क्या करता है कि वो उसके अचेतन मन में वो फीड हो जाती है, वो एक रील जो है फीड हो जाती है, वो अचेतन मन। इसलिए अचेतन मन बहुत हावी होता है और अचेतन मन का स्वरूप बड़ा ब्राड होता है। वो तुरंत जो है, अब वो निकला बच्चा तो उसको बताना नहीं पड़ेगा, वो समझ जाएगा कि हाँ यहाँ यह मोड़ है, ऐसे जाना ऐसे जाना। तो अचेतन मन से वो अपने रास्ते को ढूंढ लेता है। तो अचेतन मन जो है। अगला है अर्धचेतन मन। अर्धचेतन मन चेतन और अचेतन के बीच की अवस्था होती है। जैसे बच्चा किसी बात को भूल रहा है तो सीखा भी है, तो उसके मन में जो मेमोरी है, यादाश्त है, तो याद आ रही है, अटक रहा है, बोलने में हकला रहा है, बता नहीं पा रहा है, सोच रहा है, कुछ बता पा रहा, कुछ नहीं बता पा रहा, तो उसको अर्धचेतन मन की अवस्था का, तो अर्धचेतन मन में चला गया है वो। अगर वो बता ले रहा है तब तो वो भाई अचेतन में जाके हो गया। यानी अचेतन मन बड़ा हावी होता है, अचेतन मन में ही सब कुछ स्टोर होता है। चेतन मन का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को मस्तिष्क को जागृत करके याद करते हैं, फिर वो याद करते हैं तो अचेतन मन में आगे स्टोर हो जाता है। और अर्धचेतन मन का मतलब कि अगर पूर्ण रूप से याद नहीं हुआ
तो उसमें कुछ छूटा है, कुछ बता पा रहा है, बच्चा नहीं बता पा रहा, तो अर्धचेतन की स्थिति होगी, यानी अचेतन और चेतन के बीच की अवस्था। ठीक, उसके बाद फ्रायड के व्यक्तित्व के 3 अंग बताते हैं, इदम, अहम, परम अहम, इड, ईगो, सुपर ईगो। यही आपका मेन इंपॉर्टेंट है, इसको आप डिटेल में समझ जाएंगे। यहीं से क्वेश्चन बनते हैं कि भाई इड क्या है, इदम क्या है, अहम क्या है, ईगो क्या है, परम अहम, सुपर ईगो क्या है। उन्होंने बताया कि जब इन तीनों के बीच सुसंगठित अवस्था हो जाती है तो व्यक्ति समायोजित की अवस्था में रहता है। अगर इनके बीच में एक तरीके से समायोजन नहीं हो पाता, ये तालमेल नहीं बना पाते हैं, तो व्यक्ति या बालक जो है समायोजन की स्थिति में नहीं रहता है। तो ईड जो होता है, जो अहम होता है, वो पाश्विकता का प्रतीक होता है। वो क्या करता है, सुखवादी प्रवृत्ति का होता है। दमित इच्छाएँ हैं, दमित वासनाएं हैं, तुरंत किसी चीज़ को करना चाहेगा, देखा नहीं तुरंत वो चाहेगा कि ले लें, कर लें, उसको लाइन लगी है तुरंत आगे, सबसे आगे जाना चाहेगा, पहले टिकट लेना चाहेगा, पहले स्कूल में आए तो स्कूल में घुसना पहले चाहेगा बच्चा। तो यहाँ ये जो है ये जन्मजात प्रवृत्ति का होता है, सुखवादी होता है, दमित इच्छाएँ वासनाओं इसमें होती है, तत्काल सुख और संतुष्टि चाहता है, पूर्णतः अचेतन मन में कार्य करता है, अचेतन मन का राजा होता है, पाश्विकता का प्रतीक होता है। और कभी कभी क्वेश्चन आता है कि जो शैशवावस्था होती है वह इदम यानी इड से संबंधित होती है शैशवावस्था में। हालांकि और सारी अवस्थाओं में भी इड हो जाता है, लेकिन अधिकतर जो है क्वेश्चन अगर आएगा तो आप शैशवावस्था को इड की अवस्था बताएंगे, ईदम की अवस्था बताएंगे, जो शैशवावस्था में ईदम की अवस्था होती है। अगला है अहम, ईगो। ईगो क्या होता है कि भाई वास्तविकता सिद्धांत पर आधारित होता है, जो रियल चीज़ें होती है उस सिद्धांत पर आधारित होता है, और इसमें सामाजिक मान्यताओं, सामाजिक परंपराओं के अनुरूप कार्य करने की ये प्रेरणा देता है कि भाई जो सत्य है हम उसी को कहेंगे। यह पुरानी मान्यताओं, पुरानी परंपराओं को नहीं मानता है। इसके अंदर त्याग, संस्कार, बलिदान, आदर्श करने के लिए तैयार रहता है। एक कल्पना की बातों में विश्वास नहीं कर पाता, काल्पनिक बातों में विश्वास नहीं करता है। यह देवत्व का प्रतीक होता है। किसका प्रतीक होता है? देवत्व का प्रतीक होता है। और यह चेतन मन का स्वामी होता है, इसे आप याद रखेंगे। यह चेतन मन का स्वामी होता है। और यह बाल्यावस्था, अगर अवस्था पूछेगा आपसे किस अवस्था में इसका रोल ज़्यादा होता है, हालांकि कई अवस्थाओं में आ जाता है, लेकिन अगर ज़्यादा जो आएगा क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो यह बाल्यावस्था, जो आपकी बाल्यावस्था होती है वो ईदम ईगो जो है, ईगो जो है, अहम जो है, किस अवस्था में? बाल्यावस्था में हो जाएगा। अगला आपका परम हम। परम हम जो है क्या होता है? सुपर ईगो की बात करता है। यह हर समय जो है अपने आप को आदर्श बनने की बात करता है। यह एक आदर्शवादी सिद्धांत की बात करता है, जिसका सुपर ईगो हो जाता है। जिसे आप देखेंगे कि स्वामी विवेकानंद जैसे लोग हुए, या राम कृष्ण, भगवान बुद्ध, या जितने भी आदर्शवादी लोग हो जिन्हें आज जिनकी पूजा हो रही है, वो प्राण जाए पर वचन न जाए, यानी अपने कार्य को करने के लिए वह किसी भी हद तक जो है समाज सेवा के लिए या दूसरों की सेवा के लिए वो अपने प्राणों की बलि दे देते हैं। तो उनके अंदर कहते हैं कि भाई एकदम सुपर ईगो हो गया इनका, जो है मन मस्तिष्क जो है एकदम ये हो गया। तो यह इदम और अहम के बीच मध्यस्थता करते हुए यह बताता है कि वास्तविक क्या चीज़ है, जो वास्तविक है वही करना चाहिए। अगर कोई बच्चा चोरी करने के लिए किसी चीज़ को देखा, उसके पास नहीं है, अगर वह कह रहा है कि नहीं चोरी कर लेनी चाहिए, तो क्या है? वो अहम है, यानी ईड आ गया उसके अंदर। लेकिन अगर वो जो सुपर ईगो यह बताता है कि अगर चोरी तुम करोगे तो तुमको जेल होगी, तुम्हारी पिटाई होगी, तो वह तुरंत उसकी इच्छा बदल जाती है, वह चोरी नहीं करता है। तो यहाँ सुपर ईगो जो है पूर्ण आदर्शवादी प्रतीक होता है, मानवता का प्रतीक होता है। और इसमें संस्कार, इसके जो पूजा पाठ ज़्यादा जो है आध्यात्मिक प्रवृत्ति का भी होता है, हो जाता है। वहाँ पे बच्चा जो है जो समाज की मान्यताओं को मानने लगता है। इस परम अगर दृढ़ होता है तो वह क्रियाशील और सफल होता है। और यह किशोरावस्था में देखा जाता है। हालांकि यह 100% नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगर कुछ हद तक इससे क्वेश्चन बनते हैं तो आप देखेंगे कि किशोरावस्था में सुपर ईगो आपका ज़्यादा हावी होता है। और देखिए बाल्यावस्था में आपका अहम में, और इसमें इदम में बाल्यावस्था, अरे किस शैशवावस्था इदम में,
और अहम में आपकी बाल्यावस्था, और सुपर ईगो जो है परम अहम आपकी किस में, किशोरावस्था। क्वेश्चन यहाँ से भी आपका बन सकता है, कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से बनता है कि किस अवस्था में आपका ईद हावी हो जाता है, किस अवस्था में ईदम अहम हावी हो जाता है, किस अवस्था में आपका परम अहम हावी हो जाता है। तो ये तो कुछ अपवाद के रूप में किसी भी अवस्था में हो सकता है, लेकिन अधिकता जो होती है किसी चीज़ की उसी अवस्था में होती है। किस अवस्था में, आपकी ये ईदम जिसे ईड कहेंगे, जो बाल्यावस्था का प्रतीक, अहम जिसे ईगो कहेंगे, शैशवावस्था का प्रतीक, ये अहम जिसे ईगो कहेंगे बाल्यावस्था का है, और ये जो है परम अहम जो है किशोरावस्था। तो इसे आप देख लेंगे। फिर फ्रायड जी कहते हैं अगर इन के बीच सामंजस्य होता है तो व्यक्ति सफल होता है, समायोजन की स्थिति है। इनके व्यक्ति सफल और समायोजन का उसका परिणाम यही है कि व्यक्ति ईदम अहम और परम अहम यानी ईड ईगो और सुपर ईगो में अगर तालमेल उसका अच्छा कॉम्प्रोमाइजेशन है, दोनों के तीनों के अच्छा सा संबंध है, दोनों के अच्छा कोरिलेशन, तीनों के बीच में अच्छा कोरिलेशन है, तो व्यक्ति जो है सफल होगा। फिर वो बताते हैं कि जो इनकी मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत साइकोलॉजिकल थ्योरी जो थी, इसको मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। इसके लिए इन्होंने फ्रायड जी ने इसे 5 अवस्थाओं में बांटा है। पहली अवस्था मौखिक अवस्था, दूसरी गुदावस्था, तीसरी लैंगिक अवस्था, तीसरी सुषुप्तावस्था, जननी अवस्था। इसे भी आप याद रखेंगे कि अवस्था में को जो है 5 अवस्थाओं में बांटा है। जो मौखिक अवस्था ओरल स्टेज 0 से लेकर के 1 वर्ष, गुदावस्था एनल स्टेज 2 से लेकर के 3 वर्ष, लैंगिक अवस्था फॉलिक स्टेज 4 से लेकर के 5 वर्ष, सुषुप्तावस्था लैटेंसी स्टेज 6 से लेकर के 12 वर्ष, जननी अवस्था जेनाइटल स्टेज 13 से लेकर के 20 वर्ष। तो इस तरीके से ये इनकी 5 अवस्थाएं हैं। फिर फ्रायड जी कहते हैं कि मनुष्य के या व्यक्ति के या बच्चे के अंदर 2 मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं, एक जीवन एक मृत्यु। कितनी मूल प्रवृत्तियाँ उन्होंने बताया, जीवन और मृत्यु 2 बताया। फिर एक तो उन्होंने बताया कि जो 2 स्वमोह की स्थिति होती है, यानी बच्चा जो है व्यक्ति जो है बच्चा किससे उसके ज़्यादा लगाव संपर्क प्रेम किससे करता है, तो एक ओडिपस ग्रंथि होती है, एक इलेक्ट्रा ओडिपस ग्रंथि होती है। तो लड़कों में आप देखेंगे, लड़कों में ओडिपस ग्रंथि ज़्यादा क्रियाशील होती है। तो लड़के क्या करते हैं, अपनी माँ से ज़्यादा प्रेम या लगाव रखते हैं, और लड़कियाँ के अंदर इलेक्ट्रा ओडिपस ग्रंथि होती है, हावी होती है। वो लड़कियां क्या करती हैं, अपने पिता से ज़्यादा प्रेम या लगाव रखती हैं। तो इसे भी याद रखेंगे। ओडिपस किससे, लड़कों में होती है, माता से प्रेम लगाव। इलेक्ट्रा ओडिपस लड़कियों में वो पिता से लगाव होता है। और एक लिबिडो वर्ड भी आता है, कभी कभी क्वेश्चन में आता है लिबिडो वर्ड का क्या आशय है। तो प्रेम स्नेह व काम प्रवृत्ति को लिबिडो कहते हैं। जिसमें प्रेम होगा, स्नेह होगा, काम प्रवृत्ति होगी, इसको उन्होंने लिबिडो कहा। और ये लिबिडो तभी जो है समायोजन की स्थिति में आएगा। यह एक स्वाभाविक प्रवृत्ति का होता है। इसे अगर दमन किया गया, इसे रोका गया, काम प्रवृत्ति को रोका गया, प्रेम को रोका गया, स्नेह का इस्तेमाल, तो व्यक्ति जो है असमायोजित हो जाता है, उग्र हो जाता है। तो इस तरीके से यह फ्रायड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत फ्रायड जी ने दिया था। ईड, ईगो, सुपर ईगो, ये तीनों आप देख लेंगे कि ये जन्मजात प्रवृत्ति का होता है, एक तरीके से पार्श्विक प्रवृत्ति का होता है। यह जो है देवत्व का प्रतीक है, यह आदर्शवादी का प्रतीक है, परम अहम, और अहम जो है आपके देवत्व का प्रतीक है। ईदम यानी ईड जो है आपके किसका प्रतीक है, पार्श्विकता का प्रतीक है। तो यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं, इसे आप देख लेंगे। और आप लाइक कर दीजिए भाई, लाइक करने में क्या जाता है, सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो भी पढ़ाऊँ वो नोटिफिकेशन आपको जाता रहे, आप पढ़ते रहें। धन्यवाद।